वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कानून की वैधता पर आ सकता है फैसला। 3 मुद्दों पर आ सकता है अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सुरक्षित रखा था फैसला। तो वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज अंतरिम फैसला आ सकता है। वक्फ कानून की वैधता पर फैसला आ सकता है। इसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल उठाया गया था, चैलेंज किया गया था। 3 मुद्दों पर आ सकता है अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस पर सबकी नजर होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश में क्या कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो यह बड़ी खबर है। वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया और उसके बाद इसको चैलेंज किया गया था, इसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल उठाया गया था, इसकी वैधता को लेकर, अब इसी पर आज फैसला आ सकता है। अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 अहम मुद्दों पर, 3 पॉइंट्स पर आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में करेंगे 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन। बिहार को देंगे 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। वहीं पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने भी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। आज सुबह 9:30 बजे पीएम कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोलकाता पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। महीने भर में दूसरी बार पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए भी उनकी ये यात्रा अहम मानी जा रही है। बहरहाल रक्षा सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 2:45 पर पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर एक रैली को पीएम संबोधित करेंगे। साथ ही आज बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाएगा, और इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इसी नकारात्मक सोच की वजह से अभी तक बिहार बर्बाद हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात ही करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं। एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। वहीं बिहार के पूर्णिया को आज लंबे इंतजार के बाद एयरपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। इसके साथ ही 3 नई ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। इन सब के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया की जनता मोदी जी का स्वागत करेगी। पप्पू को केंद्र सरकार से कई शिकायतें भी हैं। ये तो 20 साल पहले भी हमने छोटी प्लेन यहाँ चालू करवाई थी, और कौन श्रेय लेगा? आप एक यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए नीतीश कुमार के कहने पर। आप भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, मुंगेर कहीं भी आपने प्लेन नहीं दिया। आप वंदे भारत भागलपुर से नहीं चला पाए। आप एक स्मार्ट सिटी नहीं दिए बिहार को। आपने एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं दिया। आप विशेष राज नहीं दिए। आप एक 6 लेन नहीं दिए। मतलब पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर। भैया दिल मांगे मोर नहीं है ये याद रखिएगा। आप 16 साल की सरकार में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये जुमलेबाजी नहीं है। बिहारी के साथ कितना सोतेलेपन का व्यवहार है। आखरा फाफरा हबरा, जितना अपर पापर हबरा फाफरा, उस पर जीएसटी खत्म, 0। और हमारे मकान पर जीएसटी 5.5%। और वहीं बिहार के नेपाल से सटे बॉर्डर किशनगंज को प्रधानमंत्री अब रेलवे की सौगात देने जा रहे। यहां पर जो पौवा खाली स्टेशन है, इसको देखने के लिए
लोग पहुंच रहे हैं। भारी उत्सुकता नजर आ रही है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। अररिया गलगलिया रेल लाइन बिहार और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली एक नई 110.75 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस लाइन पर अब तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न केवल ट्रेन चलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी को भी रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी आज इस पोवाखाली रेलवे स्टेशन से सीमांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये रेल परियोजना असंभव के संभव होने जैसा है। ट्रेन नया चल रहा है, उसमें सरकार की तरफ से इसमें खुशी बड़ा बात है। बढ़िया काम हुआ। बोलने वाला बोलते रहेगा, बोलने वाला बोलते रहेगा, करने वाला करते रहेगा। बेशक जो अच्छा करेगा वो अच्छा ही रहेगा। अररिया गलगलिया लाइन पर कुल 11 रेलवे स्टेशन और एक हॉल्ट है। इसके शुरू होने से पूर्वोत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और पूरा पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके उन रूट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, मसलन कि नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, और उसका अपना एक सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए आज गोरखपुर से लेकर इस रूट से होते हुए और अब एनजीपी की तरफ एक नई ट्रैक बनकर तैयार हो चुकी है। निश्चित तौर पर अगर हम राजधानी एक्सप्रेस की बात करें या दूसरे ट्रेनों की बात करें तो एनजीपी से अगर वो दिल्ली की ओर जाएगी तो उनके लिए एक नया अल्टरनेटिव रूट भी है, जिसके तहत समय की भी कमी मिलेगी और साथ साथ पैसे भी कम लगेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई में बीच रास्ते में मोनो रेल तकनीकी खराबी की वजह से रुक गई है, बीच में रुक गई है। मोनो रेल तकनीकी खराबी की वजह से वडाला में बताया जा रहा है, देखिए रुक गई है, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। बीच रास्ते में अचानक से रुक गई मोनो रेल चलते चलते, और बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से मोनो रेल अचानक से रुक गई और यात्री जरूर परेशान रहे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल और मोनोरेल कही जाती है। कई लोग एक साथ सुबह सुबह सफर करते हैं और अचानक से मोनोरेल का रुक जाना जरूर लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया होगा। और चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की। आज नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मंत्रिमंडल विस्तार करने वाली हैं और इस बीच कार्की ने कहा है कि पिछले दिनों हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कल 3 मंत्रियों का चुनाव किया, जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने कुलमन घिसिंग, रामेश्वर खनल और ओम प्रकाश आरेल को मंत्रियों के विभाग भी तय कर दिए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल सरकार का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, जो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। इस बीच कार्की ने पिछले दिनों नेपाल में हुई हिंसा पर गहरा दुख जताया है और कहा कि पिछले सप्ताह सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई तोड़फोड़ और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्की ने यह भी घोषणा की, जेनजी विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और घायलों का मुफ्त इलाज होगा। इस बीच नेपाल की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। देख सकते हैं कि हिमालय की तराई में बसे इस देश में हिंसा का धुआं छट रहा है। सड़कों पर आवागमन सामान्य हो रहा है। नेपाल पटरी पर लौट रहा है, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद नेपाल को भारी क्षति हुई है। इस बीच हिंसक आंदोलन में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। इसमें 59 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिसकर्मी और 10 कैदी शामिल हैं। हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान विभिन्न जेलों से भागे 3700 से ज्यादा कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 10,320 कैदी अभी भी फरार हैं। और खबर दिल्ली से है। दिल्ली के धौलाकुआं में दर्दनाक हादसा हो गया। वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी पद पर कार्यरत अधिकारी की दर्दनाक मौत हुई है। उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर है नवजोत सिंह की, जो वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में एक हादसे में इनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि नवजोत के इस BMW कार ने टक्कर मारी। हादसे के बाद देखिए, इस लग्जरी कार को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन बत्तियां तब भी चलती रही। कार की हालत बता रही है कि कितनी रफ्तार से नवजोत को इसने टक्कर मारी होगी। गुरुग्राम निवासी नवजोत सिंह फिलहाल हरिनगर में रह रहे थे। बताया जाता है कि नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर वापस जा रहे थे। तभी धौलाकुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रोड पर यह हादसा हुआ।
पुलिस के मुताबिक BMW कार सड़क पर पलटी हुई थी और नवजोत की मोटरसाइकिल मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास सड़क के डिवाइडर के पास मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक महिला कार चला रही थी जिसने नवजोत की बाइक को टक्कर मार दी। जो लेडी ने मारा था वो उसको मुखर्जी नगर साइड किसी हॉस्पिटल में ले गई। अब ये नहीं पता वो इतनी दूर क्यों ले गई, क्योंकि वहाँ RR लाइन के पास भी एक झोला गाँव के पास हॉस्पिटल था और साथ में सफदरजंग भी नज़दीक पड़ रहा, उधर ना ले जाकर इतनी दूर क्यों ले गई। और दिल्ली के धौलाकुआं इलाके, जो दिल्ली थाना कैंट इलाका है, यहां पर हादसा जहां पर हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई, वहां से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। रविवार को नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद वो अपने घर हरिनगर लौट रहे थे बाइक पे सवार होकर, और जब उनकी बाइक दिल्ली कैंट थाना इलाके की ठीक इसी जगह पर पहुंची, ये वो रास्ता है जो कि धौलाकुआं से राजीव गार्डन की तरफ जाता है, वो हरिनगर अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो इन घायलों को पास के अस्पताल में ना ले जाकर यहाँ से करीब 19 किलोमीटर दूर न्यू जो लाइफ हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। अगर आप गूगल पे उस न्यू लाइफ हॉस्पिटल का लोकेशन देखते तो आप देखेंगे कि 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से वो हॉस्पिटल। सोचिए कि कितनी दूर जाकर जो नवजोत है उनकी पत्नी को एडमिट, जो गाड़ी है वो महिला चला रही थी और महिला ने ही इस एक्सीडेंट को किया है, और घायल अवस्था में नवजोत सिंह को उसका पति और पत्नी दोनों मिलकर अस्पताल लेके गए थे और उनकी पत्नी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर पास के अस्पताल में नवजोत सिंह को एडमिट कराया जाता तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती। और खबर यूपी से है। एक पखवाड़े के अंदर यूपी के बिजनौर में गुलदार के हमले में 4 लोगों की जान चली गई। कल एक महिला को गुलदार ने शिकार बनाया। घास काट रही महिला को उसके पति ने बचाने की कोशिश भी की, फिर भी जो तस्वीरें आई हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। गुलदार के हमले के बाद घायल पत्नी को बेचारा पति अपने कंधे पर ले जा रहा है। बच्चे और परिजन रो रहे हैं। यूपी के बिजनौर के इस्सेपुर गांव के लोगों का कहना है कि मीरा नाम की महिला को समय पर एम्बुलेंस और इलाज मिल गया होता तो वो बच जाती। पिछले 15 दिनों में 4 लोग गुलदार का शिकार बन चुके हैं। महिला के शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन और वन विभाग से नाराज दिखे। जिले का डीएम और कप्तान और वन विभाग का कंजर्वेटर कम से कम बात करना चाहता हो बात कर ले, और ना बात करना चाहता हो ना समाधान चाहता हो इस जिले का प्रशासन, तो इस जिले के अंदर आज काम की होगी, यही अंतिम संस्कार होगा। इधर दक्षिण भारत में तेज बारिश का कहर जारी है। मुंबई से लेकर हैदराबाद तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। ये तबाही का पानी है, बर्बादी का दरिया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव की हैं, लेकिन ठहरिए, ये पानी किसी नदी का नहीं बल्कि सड़क पर बह रहा है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर धाराशिव में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। देखिए किस तरह से गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हैं। तैरना नदी खतरे के निशान के पार। धाराशिव ढोकी मार्ग पर नदी का पुल डूबा। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। शहर ही नहीं, धाराशिव के गांव में भी हाहाकार मचा है। तेरखेड़ा, यरमाला, येदशी, कस्बे, ताड़वाला, खेड़, खामगांव, ढोकी और शेलगांव समेत कई गांव की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मानसून अब भी मुंबई पर मेहरबान है। देर रात मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से यातायात पर काफी असर पड़ा है। तेज बारिश की ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं कि घर डूबे हैं। घरों तक जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा था। हजारों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। तीस्ता का पानी तो घुस जाता है डेली। आज क्या बढ़ गया? फिर आज तो ज्यादा बढ़ गया। घर में देखिए ना, नीचे पानी है, ऊपर में हम लोग सोता है खटिया का ऊपर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हैदराबाद में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। तेज बारिश के बीच 2 लोग, दामाद और ससुर, बह गए नाले के साथ 12 घंटे से तलाश किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया है। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया।
हबीबनगर इलाके में बारिश की वजह से दर्दनाक घटना हो गई। दरअसल एक शख्स बारिश से बचाने के लिए घर का सामान अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो फिसलकर अपने घर के सामान के साथ खुले नाले में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में उसका दामाद अर्जुन भी उसी नाले में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। मौके पर पहुंची पुलिस की रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। वहीं हादसे के शिकार लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और चलिए बात एशिया कप की, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट के पिच पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिच पर पटखनी देने के बाद सूर्य कुमार के शेरों ने नहीं मिलाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ। आप देखिए, पटना की सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमियों की ये तस्वीरें हैं, जिन्होंने भारतीय टीम की ओर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद जश्न मनाया। एशिया कप में पाकिस्तान को 25 गेंदें बाकी रहते 7 विकेट से हराने के बाद कुछ ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में रही, जहां सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और जश्न मनाया। इसमें कई लोग अपने बच्चे बच्चियों के भी साथ दिखे। कई शहरों से जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दिए जाने के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया। इधर दुबई में मैच देखने वाले भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा कि ऐसा लगा पाकिस्तान घुटने पर आ गया। इजी मैच था, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था, पर ठीक है, उनके पास टाइम है इम्प्रूव करने के लिए। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैनर पोस्टर जब्त किए और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। एशिया कप 2025 का छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और बर्थडे बॉय सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन पारी के दम पर भारत ने आसानी से मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बनाए। भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाए। गौर करने वाली बात है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच क्रिकेट मैच हुआ। एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच तो खेला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इस पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, हमने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ सिर्फ खेलने आए थे। हमने उचित जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। खेल भावना से आगे कुछ चीजें होती हैं।